में कोरोना वायरस का संक्रमण पहुंचा 29,000 के पार, 7,000 से अधिक लोग ठीक हुए, 938 लोगों की मौत। देश में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 29,260 पहुंच गई है। बीते 24 घंटों के दौरान 2,040 नए मरीज इस सूची में जुड़ गए। खतरनाक वायरस के चलते देश में अब तक 938 लोगों की मौत हो गई। हालांकि 7,129 लोग ठीक होने में कामयाब रहे। इस प्रकार देश में लगभग 25% मरीज ठीक हो चुके हैं, किंतु 21,201 लोगों को इलाज के लिए भर्ती किया गया। कोरोना का सर्वाधिक प्रकोप महाराष्ट्र में है। यहाँ पर 8,590 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। इनमें से 369 लोगों की मौत हो गई है। 1,282 मरीज ठीक होने में कामयाब रहे। महाराष्ट्र में सोमवार को 522 नए मरीज मिले। गुजरात में भी सोमवार को 247 नए मरीज मिलने के साथ संक्रमित लोगों की संख्या 3,548 पहुँच गयी। यहाँ पर 394 लोग ठीक होने में कामयाब हुए, लेकिन 162 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2,000 अथवा इससे अधिक है। इस प्रकार महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 25,585 है, जो कि भारत में सोमवार रात 10 बजे तक मिले संक्रमित लोगों की संख्या का 87.48% है। इससे अब यह प्रतीत हो रहा है कि इन राज्यों को छोड़कर बाकी प्रदेशों में कोरोना उतनी तेजी से नहीं फैल रहा। हालांकि बिहार, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर जैसे राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमण फैलने की दर थोड़ी अधिक है, लेकिन यहाँ स्थिति इतनी विस्फोटक नहीं है। जिस तेजी से गुजरात और उत्तर प्रदेश में संक्रमण बढ़ा है, वह इन राज्यों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अच्छी खबर यह है कि संक्रमण मुक्त होने वाले राज्यों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं बहुत से राज्य ऐसे हैं जिनमें संक्रमण के मामले लगभग स्थिर हो गए हैं अथवा इकाइयों में ही हैं। इसे देखकर अब यह लग रहा है कि आने वाले दिनों में देश में ग्रीन जोन की संख्या बढ़ जाएगी। किंतु चिंताजनक बात यह है कि जिन राज्यों में कोरोना का संक्रमण बहुत अधिक फैला हुआ है, वहां पर देश की अधिकांश व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होती हैं। अनेक विशाल उत्पादक इकाइयां भी इन्हीं राज्य में हैं। ऐसी स्थिति में इन राज्यों में सामान्य स्थिति बहाल होने तक देश की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित करना आसान नहीं होगा, जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की इस गुल्लक में हर महीने जमा करें 1,000, मिलेगा 69,000 से ज्यादा। बहुत से लोगों को लगता है कि छोटी बचत किसी काम की नहीं है। ज्यादा पैसे निवेश करो तभी उस निवेश पर अच्छा ब्याज कमा पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास निवेश करने के लिए ज्यादा पैसा नहीं है, तो आपके पास निवेश के कई बेहतर विकल्प हैं। इनमें से एक पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट भी है। आप इसका इस्तेमाल गुल्लक की तरह कर सकते हैं। मतलब आप इसमें हर महीने एक निश्चित रकम डालते रहें और 5 साल बाद मैच्योर होने पर आपके हाथ में बड़ी रकम होगी। पोस्ट ऑफिस आरडी में आप मात्र 100 रुपए से भी निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की आरडी पर फिलहाल 5.8% सालाना ब्याज मिल रहा है। इसकी कंपाउंडिंग तिमाही होती है। आरडी अकाउंट अधिकतम 5 साल के लिए खुलवाया जा सकता है। स्कीम पूरी होने पर इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। आप एक या एक से ज्यादा आरडी अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। छोटे बच्चों के नाम पर भी यह अकाउंट खोला जा सकता है। इसमें ज्वाइंट अकाउंट खुलवाने का भी विकल्प है। रिकरिंग डिपॉजिट निवेशक की बचत पर निर्भर करता है और हर महीने एक तय राशि का निवेश इसमें कर सकते हैं। आरडी के लॉक इन फीचर के तहत शुरुआत से आखिर तक ब्याज दर एक समान रहती है और डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट शुरुआत में ही लॉक इन हो जाता है, यानी ब्याज दर कम होने पर आरडी में फायदा होगा। आरडी से सेविंग मैनेजमेंट आसान होता है और बार बार फिक्स डिपॉजिट की परेशानी से राहत मिल जाती है। आरडी अकाउंट में पैसे जमा करने का एक नियम है। अगर खाता पहली तारीख से लेकर महीने की 15 तारीख के बीच खोला जाता है तो मंथली डिपॉजिट आपको 15 तारीख तक करना होगा। वहीं अगर 16 तारीख से लेकर महीने की आखिरी तारीख के बीच खोला गया तो आपको डिपॉजिट 16 तारीख की महीने की आखिरी तारीख के बीच करना होगा। 1 तारीख को खुले खाते में आप महीने की 15 तारीख तक डिपॉजिट कर सकते हैं। 16 की तारीख को खुले खाते में डिपॉजिट का आखिरी मौका आपके लिए महीने की अंतिम तारीख तक होगा। आरडी पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, मतलब हर बढ़ते साल के साथ आपको ब्याज में मिली रकम मूलधन बनती जाएगी। 1,000 रुपए प्रति महीने इन्वेस्ट किए तो ये मैच्योर होने पर 69,748 रुपए हो जाएंगे।
पीएम की मुख्यमंत्रियों संग बैठक, क्या छूट के साथ 1 महीने के लिए बढ़ जाएगा लॉकडाउन? 3 मई को देश में लॉकडाउन खत्म होगा या जारी रहेगा? अभी इस पर सस्पेंस बरकरार है। पीएम नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के संग हुई बैठक में कई राज्यों के सीएम ने 3 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की। वहीं बैठक में इस बात पर भी सहमति बनती दिखी कि लॉकडाउन में अचानक ढील नहीं दी जाए। पीएम मोदी ने बैठक में कहा कि देश में लॉकडाउन का लाभ हुआ है और दूसरे देशों की तुलना में भारत की स्थिति अच्छी है। हालांकि पीएम ने साथ ही कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई को हमें धैर्य पूर्वक लड़ना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में लॉकडाउन का निश्चित तौर पर असर पड़ा और कोरोना संकट के मामले में भारत पर वैसा व्यापक असर नहीं पड़ा जितना दूसरे देशों पर पड़ा। लेकिन अब जान भी जहान को ध्यान में रखते हुए 3 मई के बाद सतर्क भरी रणनीति बनानी होगी, जिसमें लोगों की आजीविका भी सामान्य होने की ओर बढ़े और रोग के रोकथाम के लिए हर जरूरी एहतियात कदम बने रहें। पीएम ने मीटिंग में कहा कि यह लंबी लड़ाई है, हमको धैर्य पूर्वक लड़ना होगा। पीएम मोदी संग बैठक में लगभग 10 राज्यों ने लॉकडाउन आगे बढ़ाने की वकालत की है, जहां अभी भी कोरोना के केस अधिक मिल रहे हैं। इनमें दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। पीएम ने मीटिंग में कहा कि यह लंबी लड़ाई है, हमको धैर्य पूर्वक लड़ना है। तेलंगाना ने पहले ही 7 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर रखा है। सूत्रों के अनुसार सीएम के साथ मीटिंग करने के बाद अगले 2 से 3 दिनों तक आगे की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके तहत 3 मई के बाद लॉकडाउन के स्वरूप की चर्चा होगी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ वित्तीय पैकेज पर बात होगी। इसके बाद सप्ताह के अंत में शनिवार या रविवार को पीएम मोदी देश को दोबारा संबोधित कर सकते हैं। कोरोना संकट पर यह उनका चौथा देश के नाम संबोधन हो सकता है। कारोबारियों को सीबीडीटी ने दी बड़ी राहत, आसान हुआ टैक्स अनुपालन से जुड़ा ये नियम। आयकर विभाग ने सोमवार को कंपनियों के लिए उनकी आयकर ऑडिट रिपोर्ट में एवं सेवा कर जीएसटी गार के ब्यौरे को शामिल करने की आवश्यकता को लगातार तीसरी बार आगे के लिए टाल दिया है। कंपनियों को अब 31 मार्च 2021 तक जीएसटी और गार का ब्यौरा अपनी आयकर ऑडिट रिपोर्ट में देने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सोमवार को जारी आदेश में कहा गया कि बोर्ड को इस संबंध में परेशानियों को लेकर कई ज्ञापन मिले हैं। मौजूदा कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति को देखते हुए बोर्ड ने कर ऑडिट रिपोर्ट में जीएसटी और सामान्य कर परिवर्जन रोधी नियम के ब्यौरे को शामिल करने से 31 मार्च 2021 तक छूट देने का फैसला किया है। 1 करोड़ रुपए से अधिक कारोबार करने वाले कारोबारियों इकाइयों, अनुमानित कराधान व्यवसाय के तहत कर देने वाली कंपनियों के मामले में 2 करोड़ रुपए और 50 लाख रुपए से अधिक की सकल प्राप्ति करने वाले पेशेवरों को कर ऑडिट आवश्यकताओं का अनुपालन करना होता है। इस रिटर्न के लिए 30 सितंबर तक तय तिथि है और यदि करदाता मूल्यांकन हस्तांतरण प्रावधान के तहत आता है तो उसके लिए 30 नवंबर तक का समय है। सीबीडीटी ने कहा कि उसे फॉर्म नंबर 30C और जीएसटी अनुपालन के मामले में अनुच्छेद 44 के तहत आवश्यकताओं को पूरा करने में मुश्किल होने के बारे में ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। संबंधित पक्षों का कहना है कि कोविड-19 को देखते हुए इन प्रावधानों को लागू करने की समय सीमा को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। बोर्ड ने कहा कि कोविड-19 महामारी से पूरे देश में उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच परख करने के बाद यह तय किया गया कि हर ऑडिट रिपोर्ट में अनुच्छेद 30C और अनुच्छेद 44 के तहत रिपोर्ट करने की आवश्यकता को 31 मार्च 2021 तक के लिए टाल दिया जाना चाहिए। आयकर विभाग ने जुलाई 2018 में कर ऑडिट फॉर्म 3CD में बदलाव किया, जिसमें जीएसटी के साथ साथ गार का भी ब्यौरा मांगा गया। यह कदम कंपनियों कर अदायगी से बचने के लिए अपने सौदे को दूसरे देशों के जरिए दिखाने से रोकने के लिए उठाया गया। इस बदलाव को 20 अगस्त 2018 से ही अमल में लाया जाना था। समय समय पर इसे अमल में लाने की तिथि आगे बढ़ती रही और अब यह 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है। लॉकडाउन के बीच 4 दिन बाद आज सस्ता हुआ सोना। लगातार 4 दिनों के बाद सोमवार को सोने के भाव में गिरावट आई। इसके पहले सत्र में गोल्ड के भाव में करीब 1300 रुपए प्रति 10 ग्राम का इजाफा हुआ था। मई वायदा मार्केट में चांदी की कीमतों में तेजी आ रही। सोमवार को चांदी का भाव 0.66% गिरकर 42,330 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गया। बता दें कि हाल ही में सोने का भाव 47,327 रुपए प्रति 10
ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। MCX पर जून वायदा कारोबार में गोल्ड का भाव 0.22% लुढ़ककर 40,425 रूपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। हिंदुस्तान की बात करें तो बीते एक वर्ष में गोल्ड के भाव में 40% तक इजाफा देखने को मिला है। इस मुद्दे से जुड़े एक जानकार का बोलना है कि बीते एक वर्ष के दौरान हिंदुस्तान में गोल्ड का भाव बहुत ज्यादा आक्रामक रहा। अनिश्चितता वह पैनिक के समय में गोल्ड का परफॉर्मेंस बेहतर रहता है। दरअसल किसी संकट की संभावना में अधिकांश निवेशक अपने जोखिम को कम करने की सोचते हैं। वैश्विक इक्विटी मार्केट में हल्की बढ़त के बाद आज यहां सोने के भाव में हल्की गिरावट देखने को मिली। हालांकि आर्थिक राहत पैकेज की मांग को देखते हुए निवेशकों को नुकसान हुआ है। वैश्विक मार्केट में सोने का स्पॉट भाव 0.3% फिसल कर $1,722.49 प्रति आउंस के स्तर पर आ गया, जबकि चांदी का भाव $15.24 प्रति आउंस के साथ स्पॉट स्तर पर बना हुआ है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को अब मंदी का भय सता रहा है। यही कारण है कि सुरक्षित के रूप में सोने की मांग में तेजी देखने को मिल रही है। बढ़ती महंगाई के लिहाज से भी सोने में निवेश करना एक बेहतरीन विकल्प माना जाता है। बैंक ऑफ जापान एक बेहतर विकल्प माना जाता है। बैंक ऑफ जापान द्वारा राहत पैकेज की घोषणा की उम्मीद में एशियाई बाजारों में भी ठीक ठाक कारोबार देखने को मिला। हालांकि अमेरिकी स्टॉक बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिली। अमेरिकी प्रदेश अब कोरोना वायरस प्रतिबंध को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर विचार कर रहे हैं। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।